अब आपको बताते हैं पंजाब की कपूरथला जेल में बंद एक हत्यारे की सोशल नेटवर्किंग के बारे में। फेसबुक पर इन दिनों एक वीडियो ने तहलका मचा रखा है। ये वीडियो बताता है कि कई भारतीय जेलों में कैदियों को पैसे के दम पर कौन कौन सी सुविधाएं मिल सकती हैं। ये जेल में पिटाई का एक लाइव वीडियो है जिसे जेल में ही बंद कुख्यात गैंगस्टर सुक्खा कहलो ने अपने फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए फेसबुक पर अपलोड किया है। तस्वीरें देखकर आपके मन में ये सवाल जरूर उठेगा कि ये भारतीय जेल है या कोई साइबर कैफे। ऑडियो में बीप की आवाज के पीछे सिर्फ गालियां हैं, लेकिन वीडियो पूरी कहानी बयां कर रहा है। इस वीडियो में एक दबंग का हाथ दिख रहा है और पिटता हुआ एक शख्स दिख रहा है। बेरहमी से पिटाई करने वाला ये हाथ पेशेवर हत्यारे सुखदेव कहलो उर्फ सुक्खा का है। सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये वीडियो पंजाब की कपूरथला जेल के बैरक में बनाया गया है। सब बिको जी, मैं मेरी किसी ने सुनी भी नहीं, समा के मैं अंदर जी बथेरा कलपिया, अंदर किसी ने सुनवाई नहीं की मेरी, पुलिस वाले भी सब बिको जी। सवाल ये है कि जेल में ये वीडियो कैसे बना और कैसे ये जेल से बाहर सर्कुलेट हो गया। दरअसल 40 से ज्यादा मामलों में जेल में बंद गैंगस्टर सुक्खा कहलो को फेसबुक सेलिब्रिटी बनने का शौक चढ़ा है और अपनी इसी चाहत को पूरा करने के लिए सुक्खा ने पहले तो जेल में एक कैदी को पीटा, उसका वीडियो बनाया और फिर उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया। सवाल ये भी है कि जेल में मोबाइल फोन कैसे पहुंचा और वहां एक नामी अपराधी को मोबाइल फोन पर फेसबुक इस्तेमाल करने की एक्सेस कैसे मिल गई। फेसबुक, व्हाट्सएप सारे मतलब वाइबर जो नेट पैक सब अंदर ही मिलता जी, सब कुछ पैंदा उत्थे। किन्ने के मोबाइल ने ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਧੂ ਹੈਗੇ ਆ। कित्थों आਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ? मोबाइल ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ मोबाइल ਦੇ? 500 रुपया ਲੈਂਦੇ एक मोबाइल ਦਾ। हाँ, ये हाल देश की ज्यादातर जेलों का है, लेकिन देश की जेलों की सच्चाई दिखाने वाला ऐसा वीडियो शायद पहली बार बाहर आया है। इसलिए कपूरथला जेल प्रशासन की नींद उड़ी हुई है। कार्रवाई के नाम पर सुक्खा को पटियाला की नाभा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि पंजाब के जेल मंत्री को लगता है कि सभी जेलों में मोबाइलों पर रोक लगा पाना आसान नहीं है। चोरी करने वाला किसी ना किसी ढंग लभ लेंदा। असीं हुण जिन्ना असीं प्रबंध कीता, सख्ती कीती आ ते असीं हुण जैमर ला दित्ते आ, CCTV कैमरे ला दित्ते आ। असीं जिहड़ी साडा आउटर रह गया सिक्योरिटी दा, उत्थे असीं 8 DSP ला दित्ते आ। ये वीडियो सबूत है इस बात का कि कुख्यात कैदियों की दबंगई जेल में भी कम नहीं होती और वो जेल में रहकर भी बाहर की दुनिया में अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने का जुगाड़ कर ही लेते हैं। संदीप ओबरॉय, जी मीडिया, कपूरथला। इस घटना ने जेल में चलने वाले पैसों के खेल पर भी सवाल उठाया है। आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं पंजाब की कपूरथला जेल के एक कैदी का वो बयान जो बताता है कि जेल में मोबाइल फोन और उससे जुड़ी कौन कौन सी सुविधाओं का लाभ आसानी से उठाया जा सकता है। फेसबुक, व्हाट्सएप सारे मतलब वाइबर जो नेट पैक सब अंदर ही मिलता जी, सब कुछ पैंदा उत्थे। सारे कोल आए 500 रुपए का फोन मिल जाता, 1000 रुपए का फोन मिल जाता अंदर। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब अंदर तो ही बहुत औखा काम होया जी। हुण नशा भी बिकदा अंदर, हरेक चीज़ जी अंदर सुनवाई हुंदी है। कोई नहीं किसी दी सुनदा उत्थे जी, लोकी मरी जांदे आ। कोई जेलों वाली सुनवाई नहीं हैगी, जिद्दां कोई बंदे ही नहीं, जिद्दां आपां घर वांगू रहण डे लोकी दा जिहड़े कैदी हैं जिन्हां ने मतलब गलत काम कीते होए। तो कैदी का ये बयान आपने ध्यान से सुना होगा। अब सवाल ये है कि पंजाब की कपूरथला जेल में मोबाइल फोन कैसे पहुंच गए? क्या ये बिना जेल कर्मचारियों की मिली भगत के मुमकिन है? क्या जेल में मोबाइल फोन को ट्रेस करना मुश्किल काम है? जेल में कैदियों को मोबाइल फोन रिचार्ज करने की सुविधा आखिर कौन देता है? जैमर्स लगे होने के बावजूद कपूरथला जेल में मोबाइल फोन काम कैसे कर रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं व्यवस्था से, ये तमाम सवाल हैं जेल प्रशासन से। कपूरथला की जेल के बाद अब
पुणे की यरवड़ा जेल चलते हैं। आर्म्स एक्ट के तहत 5 साल की सजा काट रही ज़ेबुनिसा काजी अभी अपनी पेरोल की अर्जी पर सुनवाई का इंतजार ही कर रही है, लेकिन संजय दत्त 28 दिन की छुट्टियां बिताकर आज वापस जेल भी पहुंच गए। हालांकि जेल लौटते वक्त संजय का स्टारडम पीछे ही छूट गया। संजय दत्त आज सुबह सुबह अपनी ऑडी कार में बैठकर घर से निकले। उनके साथ उनका परिवार और दोस्त थे। कार में आगे की सीट पर बैठे संजय दत्त का रुतबा पूरी तरह सुपरस्टार वाला था, लेकिन जब संजय दत्त यरवड़ा जेल पहुंचे तो वो अचानक आम आदमी के रोल में आ गए। संजय दत्त एक अच्छे अदाकार हैं, लिहाजा उन्हें एक रोल से दूसरे रोल में खुद को ढालने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। लग्जरी कार से उतरे संजय दत्त का चेहरा आज मुरझाया हुआ था। रिश्तेदारों और दोस्तों से गले मिलने के बाद संजय दत्त अकेले ही जेल की तरफ चल पड़े और उनका सुपरस्टार स्टेटस पीछे छूट गया। भारी कदमों और भारी झोले के साथ चलते हुए संजय दत्त जेल के गेट तक पहुंचे और उसके बाद अंदर चले गए। अब संजय दत्त को सिर्फ एक ही उम्मीद है कि जल्द ही वो जेल से हमेशा के लिए आजाद हो जाए। I love you all and वापस जा रहा हूँ। आप प्रार्थना कीजिए मैं जल्दी से वापस आ जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। मैंने आपसे विनती की थी कि लीव मी विद माय फैमिली एंड आपने मेरी बात सुनी। आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, लव द कंट्री। जय हिंद। थैंक यू। दिक्कत होगी पापा जेल में अभी और? नहीं बाबा हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली बाबा। हैप्पी दिवाली। तो संजय दत्त का ये बयान आपने सुना जो उन्होंने जेल जाने से पहले दिया है। ये कहानी थी घर से जेल तक की। वो अपनी शानदार ऑडी कार में बैठे और जेल तक पहुंचे, लेकिन जेल के सामने उतरने के बाद क्या हुआ, अब वो तस्वीरें देखिए। सुपरस्टारडम का रुतबा पीछे छोड़कर अब संजय दत्त एक आम कैदी की तरह जेल की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके हाथ में एक बैग है, कपड़े का साधारण सा बैग है, भारी बैग है, और इस बैग को लेकर वो किसी भी आम कैदी की तरह यरवड़ा जेल के अंदर चले गए। और देखिए संजय दत्त का स्टारडम कैसे जेल के बाहर छूट गया और संजय दत्त जेल के अंदर पहुंच गए और सुपरस्टारडम का बड़ा दरवाजा बंद हुआ और जेल का छोटा दरवाजा खुल गया। तो ये हैं संजय दत्त की तस्वीरें जेल जाने से पहले आज की। और अब आपको लेकर चलते हैं राजनीति की दुनिया में। जिस तरह हर 4 साल के बाद कैलेंडर में एक लीप ईयर आता है, उसी तरह देश की राजनीति में हर लोकसभा चुनाव से पहले थर्ड फ्रंट की राजनीति की बारी आ जाती है। लोकसभा चुनाव अब 5 से 6 महीने दूर है। ऐसे में थर्ड फ्रंट का चुनावी फैशन शो शुरू हो चुका है। इस फैशन शो में राजनीति की दुनिया के कई एक्टर्स हैं। इनमें से कुछ नए हैं तो कुछ सदाबहार हीरो हैं और कई नेता ऐसे भी हैं जिनकी सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस है। ये हिंदुस्तान के 5 ईयरली फैशन शो के रैंप का नजारा है। ये वो चुनावी रैंप है जो हर 5 साल में एक बार तो सज धज कर तैयार होता ही है, खासकर तब जब लोकसभा का चुनाव करीब हो और दिल्ली में किंग ना सही किंग मेकर ही बन जाने की तमन्नाओं का उफान रुक ना पा रहा हो। भाई आज की तारीख में तो कोई नया मोर्चा उभर नहीं रहा कि जो सांप्रदायिकता है, फांसीवादी मनोवृत्ति है, आतंकवाद है, इसके खिलाफ लोकतांत्रिक शक्तियों की जितनी एकता संभव हो सके ये कायम रहनी चाहिए। ये भारतीय राजनीति में तीसरे मोर्चे की पिटी हुई कहानी का सेक्युलरिज्म चैप्टर है। सेक्युलरिज्म के नाम पर 16 पार्टियां एक साथ आने को बेकरार हैं। इसकी शुरुआत आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से कर दी गई। मंच पर तीसरे मोर्चे की सदाबहार साथी लेफ्ट पार्टियां थी। इसके अलावा पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा और 2 प्रधानमंत्री पद की हसरतों वाले नेता नीतीश कुमार और मुलायम सिंह यादव दिखे। वैसे तो तीसरे मोर्चे में सभी पुराने चेहरे हैं, लेकिन नए एक्टर नीतीश कुमार हैं, जिनकी जुबान पर नरेंद्र मोदी का नाम ही रहता है। लोग सपना देख सकते हैं, लोग सपना देख सकते हैं, दिन में भी सपने देखने वाले लोग होते हैं, लेकिन वो सपना देखते रहें। देशवासियों का सपना कुछ और है
ये एंटी कांग्रेस और एंटी बीजेपी से ज्यादा एंटी मोदी मोर्चा दिख रहा है, जिसके एक छोर पर मुलायम सिंह यादव हैं और दूसरे छोर पर नीतीश कुमार। थर्ड फ्रंट के बाद फोर्थ फ्रंट की भी बात हो रही थी, शायद फिफ्थ फ्रंट भी सामने खड़ा होने वाला है। बेचारे बौखला गए, इन सबों को नमोनाइटिस हुआ है। कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म के मुद्दे पर देश को बांटने की साजिश हो रही है। आज देश के अंदर मुद्दा है भ्रष्टाचार और महंगाई। इसमें हमेशा पर्सनालिटी का टकराव, जाति मफाद, ये सब चीजें जब सामने आती हैं तो ये बनता है और फिर बिखर जाता है। सेकुलरिज्म के नाम पर जयललिता की पार्टी AIADMK, शरद पवार की पार्टी NCP और नवीन पटनायक की पार्टी BJD के साथ दूसरी कई छोटी पार्टियां भी तीसरे मोर्चे की अंगड़ाई ले रही हैं। ये अंगड़ाई 2014 के पहले या बाद में बने हालात में किसकी गोद में जाकर टूटेगी, ये कहा नहीं जा सकता। तो ये था आज का राजनीति का सबसे बड़ा फैशन शो। क्या ये मोदी विरोधी मोर्चा बनाने की तैयारी है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि लेफ्ट पार्टियों और मुलायम सिंह के साथ अब थर्ड फ्रंट की पॉलिटिकल फिल्म में नए एक्टर्स जुड़ गए हैं और इस नए एक्टर का नाम है नीतीश कुमार। हम आपको दिखाते हैं कि सेकुलरिज्म के नाम पर बन रहे इस फ्रंट की शक्तियां क्या हैं और कमजोरियां क्या हैं। इस मोर्चे के सबसे बड़े खिलाड़ी मुलायम सिंह यादव हैं, जिनकी तमन्ना दिल्ली का किंग बनने की बरसों से रही है। समाजवादी पार्टी के 22 लोकसभा सांसद हैं। मुलायम की वजह से मायावती इस फ्रंट में कभी नहीं आएंगी, जिनकी ताकत लगभग मुलायम के बराबर ही है। इस मोर्चे के नए खिलाड़ी नीतीश कुमार हैं। उनकी भी तमन्ना प्रधानमंत्री बनने की है। उनकी पार्टी JDU के 19 सांसद हैं, लेकिन नीतीश कुमार के विरोधी हैं लालू यादव, जिनकी पार्टी के 5 सांसद हैं और ये दोनों एक फ्रंट पर कभी नहीं नजर आएंगे। लालू यादव फिलहाल जेल में हैं। उनकी बेल पर आज सुनवाई हुई थी और फैसला कल सुनाया जाएगा। और अगर लालू यादव जेल से बाहर आ गए तो लालू यादव हो सकता है नीतीश कुमार का गेम खराब कर दें। इस मोर्चे की सदाबहार एक्टर हैं लेफ्ट पार्टियां। CPM के 16 सांसद हैं और CPI के 4, लेकिन लेफ्ट जहां रहेगा वहां ममता बनर्जी कभी नहीं रहेंगी, जिनकी ताकत 19 सांसदों की है। सेकुलर फ्रंट की फिल्म में कई गेस्ट अपीयरेंसेस भी हैं, जैसे जयललिता की पार्टी AIADMK, जिनके 9 सांसद हैं, और इसी तरह NCP के 9 सांसद हैं और BJD के 19 सांसद हैं। NCP की खास बात यह है कि NCP फेंस सिटर है, यानी बॉर्डर लाइन पर रहती है। NCP सरकार में शामिल है इस वक्त, लेकिन थर्ड फ्रंट के फैशन शो में भी हिस्सा लेती है, यानी दोनों नावों में सवारी करना चाहती है। इस मोर्चे में राजनीति के तमाम स्ट्रगलिंग एक्टर्स भी हैं, जिनमें पार्टी के नाम पर एक एक चेहरा ही नजर आता है। पर अब पाकिस्तान की नापाक हरकतों के बारे में बात करते हैं। इस साल अब तक पाकिस्तानी सीमा से 90 आतंकी भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। ये सरकारी आंकड़े हैं, यानी ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इस बीच LOC पर घुसपैठ और सीज फायर के उल्लंघन की घटनाएं रुक नहीं रही है। ऐसे में आज भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा बयान आया है। रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा है कि पाकिस्तान की मदद के बिना भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ मुमकिन नहीं है। Pakistan said Pakistan border is completely guarded by Pakistan armed forces. So how can the terrorists try to infiltrate to Indian border without the support or knowledge of the armed forces of Pakistan? How can the terrorists embolden to increase the attempt to infiltrate with the tacit support, sometimes with open support of the armed forces? लेकिन हमले भी अलग अलग तरीकों के होते हैं। हमले हथियारों के जरिए भी होते हैं और हमले फिल्मों के जरिए और भावनाओं के जरिए भी होते हैं। सिर्फ रियल लाइफ में ही नहीं, रियल लाइफ में भी पाकिस्तान भारत पर वार करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। पाकिस्तान की लेटेस्ट फिल्म वार पाकिस्तान में कमाई के नए रिकॉर्ड्स बना रही है और इसकी वजह है भारत विरोधी भावनाएं। लेकिन पाकिस्तान की इस नफरत भरी फिल्म को भारत का हंसी से भरा जवाब है। वार छोड़ना यार। विचारों की इस लड़ाई में पाकिस्तान की सुपरहिट फिल्म पर हमारी एक
वॉर कॉमेडी भारी पड़ रही है। यहां हम आपको बता दें कि पाकिस्तान की फिल्म वार में कई भारत विरोधी डायलॉग्स हैं जिन्हें हम सेंसर कर रहे हैं। हम आपको वो डायलॉग्स नहीं सुना रहे हैं, लेकिन यहां आपको ये रिपोर्ट दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान में एक सुपरहिट फिल्म आई है जिसका नाम है वार, जो कि भारत विरोधी फिल्म है और वो वहां बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है। और उसके जवाब में हमारे देश में भी एक फिल्म आई है जो कहती है कि वार को छोड़ दो, वार छोड़ना यार, जो कि ये संदेश दे रही है कि हमें एक दूसरे से वॉर बंद कर देना चाहिए और शांति रखनी चाहिए। पाकिस्तान की वॉर। इस बात धरती की तरफ मेरी नजर से देखने वाले का क्या अंजाम होता है? हमारी वॉर छोड़ना यार। जवानों, कोई नई वर्दी मिल गई तो खबीज की औलादों क्या बात नहीं सुनोगे? हमारी फिल्म ने जंग में व्यंग्य को मिक्स किया और सबको हंसाया। 2 बोतल पानी से पी सकते हैं या धो सकते हैं। रेत से पहुंच के छिल गई है जनाब। लेकिन पाकिस्तान अब अपनी फिल्मों से भी वार कर रहा है। ये पाकिस्तानी फिल्म वार है जो पाकिस्तान में कमाई के कई रिकॉर्ड्स तोड़ चुकी है। हालात जंग में अब तक हमारे 18 अक्टूबर को आई फिल्म ने पहले 4 दिन में 6 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, लेकिन फिल्म से ज्यादा इसे पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है। ये समझते हैं ये वॉर ऑन टेरर पर बनी इस फिल्म में पाकिस्तान को आतंक का सबसे बड़ा शिकार बताया गया और ये दिखाया गया कि विदेशी ताकतों ने पाकिस्तान को आतंक का गढ़ बना दिया है। इससे लगता है कि फिल्म दुनिया भर में पाकिस्तान का प्रचार करने के लिए बनाई गई। करते हैं इस मुल्क की मिट्टी और सबसे बढ़कर ये चाहते हैं कि उनके आने वाली नस्लें जिस पाकिस्तान। फिल्म में भारत का नाम नहीं लिया गया, लेकिन विदेशी ताकतों से इशारा साफ था। शायद फिल्म की बड़ी कामयाबी की वजह भी भारत विरोधी भावना ही है। गौर करने वाली बात यह है कि इस फिल्म में पाकिस्तानी आर्मी का पैसा लगा है। हमारा दीन सब कुछ तौर पर है। लेकिन प्रोपेगेंडा फैलाने के बजाय पाकिस्तान को सरहद पर बनी इस फिल्म से सीख लेनी चाहिए। यही पूछ के जान ले लो हमारी तुम लोग। गोलियां चला। हमारी फिल्म वॉर छोड़ना यार में सरहद की टेंशन को पहली बार हल्के फुल्के अंदाज में दिखाया गया। बाकी के सब कहाँ हैं जवान? मैं जयपुर में जो है ब्रेकफास्ट करूंगा। फिल्म में ना तो कोई प्रोपेगेंडा है, ना ही खुद को सबसे बहादुर या सबसे बड़ा शिकार साबित करने की कोशिश। ये गोली खाओ। और हम आपको न्यूज रूम लेकर चलते हैं जहां मेरे सहयोगी सुमित अवस्थी इस वक्त मेरे साथ हैं। सुमित, ये जो नई फिल्म आई है पाकिस्तान में जिसका नाम है वार, इससे ऐसा लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो जंग चलती रहती है अक्सर, ये एक नए युग में पहुंच गई है। बिल्कुल, जहां पाकिस्तान वॉर कहकर अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहा है, कहीं ना कहीं ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आतंकवाद का सबसे अधिक निशाना उसको बनाया गया है। वहीं हिंदुस्तान में फिल्म आती है सुधीर जिसका नाम है वॉर छोड़ना यार। हम लोग शांति की बात कर रहे हैं, साथ रहने की बात कर रहे हैं, लड़ाई छोड़ने की बात कर रहे हैं, जंग खत्म करने की बात कर रहे हैं। इशारा साफ है पाकिस्तान में अब, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि उसको कहीं ना कहीं दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में ज्यादा बदनाम किया जा रहा है, तो उस कोशिश में वॉर फिल्म पाकिस्तान में आई है। पर हमको ये देखना होगा कि सारी दुनिया जानती है कि अगर आतंकवाद कहीं पर पना है, आतंकवाद कहीं पर फला फूला है, चाहे वो कोई भी दुनिया का मुल्क क्यों ना, उसकी कहीं ना कहीं जड़ें पाकिस्तान में जरूर रही है, चाहे वो ओसामा बिन लादेन हो, चाहे वो दाऊद इब्राहिम। ये भी है कि किसी एक फिल्म को पाकिस्तान का पूरा एस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, वो उसको स्पॉन्सर कर रही है, वो उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखा रही है। ऐसा नहीं है, हमारे देश में भी बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती हैं जिसमें पाकिस्तान बैशिंग होती है, लेकिन उसमें सरकार का हाथ नहीं होता, उसकी स्क्रिप्ट सरकार नहीं लिखती। लेकिन यहाँ पर खास बात जो देखने में आ रही है वो ये है कि इस फिल्म में पाकिस्तानी सरकार का और एस्टेब्लिशमेंट का, आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का बहुत सक्रिय हाथ है। बिल्कुल, और ये कहा जा रहा है कि इसको बाकायदा ISI ने इसको पैसा दिया है, और आज जो ये फिल्म इतनी तेजी से प्रमोट की जा रही है, दुनिया भर में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि 200 करोड़ कमा चुकी है, नया रिकॉर्ड बन चुका है, उसके पीछे भी पाकिस्तान की पूरी सरकारी प्रोपेगेंडा मशीनरी का ही हाथ माना जा रहा है। तो साफ तौर पर सुधीर, ये बात इससे बिल्कुल साफ हो जाती है कि पाकिस्तान, क्योंकि उसकी छवि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र में आतंकवाद को लेकर बहुत ज्यादा खराब हुई है, उसको ठीक करने की कोशिश में अपने आप को विक्टिम दिखाने की एक ये कोशिश है।
जी सुमित, आपका शुक्रिया। हमने आपको भारत के खिलाफ पाकिस्तान की नीयत के बारे में बताया और भारत और पाकिस्तान की फिल्मों के बीच हो रही विचारधारा की जंग भी आपको हमने यहाँ दिखाई। यहाँ दोनों ही मोर्चों पर पाकिस्तान के लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। हालांकि भारत में भी पाकिस्तान विरोधी फिल्में बनती रही हैं। मौजूदा हालात में पाकिस्तान को शांति की शिक्षा लेने की ज्यादा जरूरत है। और डीएनए में आज इतना ही। जाने से पहले आपको आज के दिन से जुड़ी कुछ खास जानकारियां देते हैं। 1909 में आज वैज्ञानिक होमी जहांगीर भाभा का जन्म हुआ था और उन्हें भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का जनक माना जाता है। 1922 में आज मशहूर तानाशाह बेनितो मुसोलिनी को इटली का प्रधानमंत्री बना दिया गया था और 1960 में ब्रिटेन में आज दुनिया का पहला सफल किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। तब तक के लिए नमस्कार।